यूक्रेन रूस युद्ध। रूस की ओर से चली गोली में कर्नाटक के एक छात्र की मौत हो गई थी। यदि आप समझते हैं कि इसके लिए मौत के कारणों में से जिम्मेदार एक कारण आरक्षण था, तो आपके साथ हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही सहानुभूति है। दूसरे, मैं इस आर्गुमेंट को उलट दूं कि उसकी मौत के लिए आरक्षण नहीं, आपकी सोच जिम्मेदार थी, तो यह ज्यादा उचित होगा। उस बच्चे की मौत के बाद आरक्षण के खिलाफ हैशटैग चलाए गए ट्विटर और सोशल मीडिया पर। क्या है पूरा मामला? क्यों भारत में वो नवीन नहीं पढ़ पाया? ये तमाम पहलू को जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने एक लेख लिखा है, प्रिंट पर, अच्छा लेख है। मैं आपको सुनाता हूं, पूरा वीडियो सुनिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है। और ये कल मैंने एक फेसबुक और ट्विटर में पोस्ट लिखा था कि यदि आरक्षण नहीं होता तो जितने जने उधारे हैं वो जनों की जगह आला लपेटे होते, सब डॉक्टर बन गए होते। हर बार आरक्षण के ऊपर आप SC ST OBC के बच्चों को जलील करके जिस तरह से उनकी सांस्थानिक दमन और हत्या करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप समझते हैं कि आपके लिए सब लोग सहानुभूति जताए। आप आरक्षण को गाली भी दीजिए और लोग सहानुभूति जताए। इतने रोहित बुम्बुला से लेकर पायल तड़वी तक हुई, आपकी आवाज निकली। इतने एट्रोसिटीज हो रहे हैं, बलात्कार, सब, और आपकी आवाज निकलती है? नहीं निकलती है। और आपके बेटे के मौत पर पूरे भारत गम मनाए और आप आरक्षण को गाली देते रहे, उसको जिम्मेदार ठहराए, ये नहीं चलेगा। चलिए, बहरहाल आगे चलते हैं। दिलीप मंडल साहब ने एक बढ़िया लेख लिखा है। लिखते हैं कि कर्नाटक के नवीन शेखरप्पा ज्ञानोडार मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे और वर्तमान संकट के बीच एक दिन जब वे खाने का सामान खरीदने के लाइन में खड़े थे, तब रूसी फौज की गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर परिवार के लिए बड़ा दुख लेकर आई। उनके पिता शेखरप्पा गौड़ा ने मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि नवीन डॉक्टरी पढ़ने यूक्रेन खार्किव इसलिए गए थे क्योंकि भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई बहुत महंगी है और यहां से भी अच्छी शिक्षा यूक्रेन में इससे कम खर्च पर मिल जाती है। उन्होंने भारत में जाति आधारित सीट अलॉटमेंट यानी रिजर्वेशन को भी नवीन के यूक्रेन जाने की वजह बताया। उन्होंने कहा कि नवीन को 12वीं में 97% नंबर आए थे और वह मेधावी छात्र था। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया में आरक्षण को लेकर बहस छेड़ दी। अगर 97% था, मेरे बेटा का भी 97% है, तो क्या उसको मेडिकल में एडमिशन मिल जाए? ऐसे क्या बात है। चलिए, बहरहाल उनके इस बयान ने सोशल मीडिया में आरक्षण को लेकर बहस छेड़ दी। रिजर्वेशन किल्ड नवीन और नवीन को आरक्षण ने मारा जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। आरक्षण विरोधियों का तर्क है कि नवीन जैसे स्टूडेंट्स पढ़ने यूक्रेन जैसे देश में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आरक्षण की वजह से उन्हें यहां सीट नहीं मिल पा रही है। इस बारे में बहस की भी मांग की जा रही है। नवीन के पिता ने मुख्य रूप से 3 बातें कही। पहला, नवीन को 12वीं में 97% अंक मिले थे। सैकड़ों हजारों बच्चों को मिलते हैं, आपको अजूबा नहीं है, मिले थे। इसके बावजूद उसे भारत में मेडिकल की सीट नहीं मिली। दूसरा, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भारत में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तीसरा, भारत में मेडिकल की सीटें जाति के आधार पर अलॉट की जाती है। ये नहीं बोले कि जनों का 50% आरक्षण है, 10%, ये भी कहना चाहिए। दुखी परिवार के प्रति तमाम संवेदनाएं रखते हुए उनकी कही इन बातों की समीक्षा करते हैं, दिलीप मंडल साहब लिख रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे होता है भारत में मेडिकल में एडमिशन। मेरी भी समझ बढ़ी है इस लेख को पढ़ने के बाद, इसलिए मैं लगातार बोल रहा हूं, आप सुनते जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के बाद से
भारत में तमाम मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का एकमात्र जरिया नीट की परीक्षा की व्यवस्था है। 2016 से यही सिस्टम लागू है। मेडिकल एडमिशन के लिए इससे पहले ऑल इंडिया पीएमटी, राज्यों के एडमिशन टेस्ट और कुछ राज्यों में 12वीं के नंबर, ये सिस्टम थे। अब 12वीं के नंबर का मेडिकल एडमिशन से संबंध खत्म हो चुका है। 12वीं में कोई स्टूडेंट राज्य या देश का टॉपर हो सकता है, हो सकती है, लेकिन इसके आधार पर उसे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल सकता। इसलिए नवीन द्वारा 12वीं में 97% अंक लाने से मेडिकल एडमिशन में उनकी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। चूंकि नवीन ने कर्नाटक राज्य बोर्ड से 12वीं की पढ़ाई पास की थी, इसलिए वह और ज्यादा घाटे में था। चूंकि नीट अखिल भारतीय परीक्षा है, इसलिए नीट का आधार सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को बनाया गया है, जो राज्यों के सिलेबस से अलग होता है। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स 10वीं से 12वीं के बीच जो पढ़ते हैं, वह एक तरह से नीट की तैयारी में काम आता है। यही बात राज्य बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सच नहीं है। इसकी भरपाई के लिए उनको कोचिंग सेंटर की शरण में जाना पड़ता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। आगे लिखते हैं कि नीट लागू होने के बाद मेडिकल एडमिशन का तरीका किस तरह बदल गया, इसका अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने जस्टिस ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने पाया, नंबर 1, नीट लागू होने के बाद से मेडिकल एडमिशन में सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स का अनुपात बढ़कर 38.84% हो गया, जबकि नीट से पहले ऐसे छात्रों की संख्या 0.9% थी। सोचिए, 0.9% से 39% के आसपास चला गया सीबीएसई का। दूसरा, इसी दौर में राज्य बोर्ड्स के स्टूडेंट के कामयाब होने की दर 98.23% से घटकर 59.41% रह गया। थर्ड, मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले 99% स्टूडेंट ने किसी न किसी रूप में कोचिंग ली थी। फोर्थ, सफल अभ्यर्थियों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वालों की संख्या नीट लागू होने के बाद बढ़ी है। फिफ्थ, वहीं पहली कोशिश में एडमिशन पाने वालों की संख्या घटी है। 2011-12 में 99.29% कैंडिडेट पहली कोशिश में एडमिशन हासिल कर रहे थे। 2021 में सिर्फ 28.58% छात्र पहली कोशिश में एडमिशन ले पाए। यह जो स्टडी है, ये तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया था। कर्नाटक की सरकार को भी ऐसा अध्ययन कराना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि नीट का वहां के स्टूडेंट्स पर कैसा असर हुआ है। इतना तो तय हो गया है कि नीट को सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से तैयार किया गया है, यानी राज्य बोर्ड वालों का संघर्ष केंद्रीय बोर्ड वालों से ज्यादा है। साथ ही पहली कोशिश में सफल होने का मतलब है कि लंबी तैयारी करना, और इसमें कोचिंग सेंटर्स की भूमिका अहम हो जाती है। और कोचिंग सेंटर का आप जानते हैं, अरबों खरबों का बिजनेस फल फूल रहा है। कौन लोग चला रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, यह भी समझना जानना बहुत जरूरी है। अमीरों का रिजर्वेशन है। भारत में मेडिकल एजुकेशन के सिर्फ 60% सीटें सरकारी क्षेत्र में है। बाकी सीटें 40% सीट्स वो प्राइवेट हैं, जहां मेरिट की ढील है और फीस भी बहुत ज्यादा है। वहीं पे लीला है, पैसे का, जात का लीला वहीं मेन है। यह फीस 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक हो सकती है। नवीन के पिता ने भी महंगी फीस की बात की है। यह दिलचस्प है
कि प्राइवेट कॉलेज में पैसे के आधार पर मिलने वाली सीट को लेकर मेरिट के नुकसान की बात नहीं होती। पैसा से खरीदता है उसमें मेरिट की बात नहीं होती, जबकि इन सीटों में बेहद ही नीचे की रैंकिंग वाले को भी दाखला मिल जाता है। कट ऑफ से भी कम होता है तभी एडमिशन मिल जाता है, सिर्फ नीट पास होना चाहिए। चलिए आगे लिखते हैं। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की शर्त सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है, इसलिए सिस्टम ऐसा बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र क्वालिफाई करें और जिनके पास पैसा है वो नीट में बेहद खराब परफॉर्म करने के बावजूद भी एडमिशन ले सकें। उदाहरण के तौर पर 2021 में अनरिजर्व कैटेगरी से नीट क्वालिफाई करने के लिए 138 नंबर काफी थे, जबकि परीक्षा 720 नंबर की थी। इस वजह से परीक्षा देने वाले 15.44 लाख लोगों में से 7,70,000 ने क्वालिफाई कर लिया। अब देश में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर एमबीबीएस की कुल सीटें 82,000 के आसपास है, यानी 8,70,000 लोगों में से सिर्फ 82,000 का ही एडमिशन होना है। बाकी बचे छात्र या तो अगले साल की तैयारी करते हैं या फिर किसी और काम में लग जाते हैं या दूसरी कोर्स करने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं या यूक्रेन जैसे देशों में मेडिकल करने चले जाते हैं। रिजर्वेशन हो ना हो, लगभग 8 लाख एडमिशन न पाने वाले स्टूडेंट्स कोई रास्ता जरूर तलाशेंगे। प्रकाशक और इन्फ्लुएंसर महेश पेरी ने हाई फीस और लो कट ऑफ के सिस्टम को अमीरों का रिजर्वेशन कहा है। उनके हिसाब से लो कट ऑफ इसलिए रखा जाता है ताकि हर सीट के लिए प्राइवेट कॉलेज में होड़ मचे, दुकान सजे। एक तरह से दुकान लग गया, पैसा बोली लगाइए और मेडिकल सीट पा लीजिए, तो वहां कोई मेरिट की बात नहीं है। अब सवाल उठा रहे हैं, क्या रिजर्वेशन से मौके घट रहे हैं? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस मामले को कहां से देख रहे हैं। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको लग सकता है कि इसके बिना तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल होगा। आप यह भी तर्क दे सकते हैं कि मेरिट तो पीढ़ियों से संचित होता है, जो नेटवर्क और पढ़ने लिखने की पारिवारिक परंपरा से जुड़ी चीज है। वहीं कोई सवर्ण या उच्च जाति कहे जाने वाले जाति का कैंडिडेट सोच सकता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो उनके एडमिशन के मौके बेहतर होते। उसके तर्क का आधार यह हो सकता है कि सभी लोगों को बराबर का मौका क्यों नहीं मिल रहा है। वैसे अब तो भारत में समुदाय और वर्ग आरक्षण के हर समुदाय वर्ग आरक्षण के दायरे में, जिसको मैं जनेऊ आरक्षण करता हूं और दिलीप मंडल सुदामा आरक्षण कहते हैं। खैर, जो SC ST OBC नहीं है वो EWS कोटा पा रहे हैं, EWS कोटा पा रहे हैं। OBC की तरह उनके लिए भी 8 लाख रुपए आमदनी की शर्त है। और एक बात यहां और याद दिला दूं, कई जगह ब्राह्मण भी OBC में है, राजपूत भी OBC में है। और उत्तराखंड में जाके पता कर लीजिए किस कैटेगरी में, तब भी शर्म नहीं आती है बोलने में। चलिए, एक बात और है कि 2021 के नीट यूजी के आंकड़े के मुताबिक नीट क्वालिफाई करने वाले OBC के 83% SC के 80% और ST के 77% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ यानी 50% से बेहतर परफॉर्म किया था। नीट क्वालिफाई करके जिनको भारत में एडमिशन नहीं मिल रहा, उसमें सबसे ज्यादा OBC है, उसके बाद जनरल ओपन है, उसके बाद फिर SC और तब ST है। यानी रिजर्व कैटेगरी के 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को नीट क्वालिफाई करने के बाद भी भारत के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। नवीन की समस्या आरक्षण नहीं थी, उसके जैसे स्टूडेंट्स की समस्या है मेडिकल में सीटों का कम होना, प्राइवेट में ऊंची फीस, नीट का अमीर परस्त ढांचा, CBSE बोर्ड का बोलबाला और कोचिंग का जाल। इसके अलावा पेरेंट्स की मेडिकल ही पढ़ाने की जिद भी इसकी एक वजह हो सकती है
जिसके बारे में और अध्ययन किया जाना चाहिए। ये है तो जो आप बार बार आरक्षण को कोसते हैं, ब्राह्मण भी आरक्षण में है, ठाकुर भी, सब आरक्षण में, लेकिन आपको चिढ़ है क्योंकि प्रथा इतनी प्रबल हो गई है, आपके माथे में इतना जहर भर दिया गया है, और आप अपने बच्चों के माथे में भी इतना जहर भरते हैं कि वो बड़ा होता है तो वो आग ही उगलता है, वो ईर्ष्या फैलाता है, द्वेष फैलाता है, वो SC ST OBC को नफरत की नजर से देखता है। अपनी सोच बदलिए। आपके बेटे के मौत के लिए रिजर्वेशन नहीं, आपकी सोच जिम्मेदार थी। शुक्रिया। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए। मिलता हूं जल्दी अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम।